नमस्कार, खबरें अब तक में मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरें अब तक में आज बात होगी नागपुर में औरंगजेब को लेकर भड़की हिंसा की, लोकसभा में पीएम मोदी के दिए भाषण की और योगी राज में हुए आरोपियों के एनकाउंटर की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नौकरी के बलदे जमीन घोटाला, राबड़ी देवी और तेज प्रताप ईडी के सामने हुए पेश। भारत को बेटी का रहेगा इंतजार, सुनीता विलियम्स को पीएम मोदी ने लिखी चिट्ठी। बिहार एएसआई राजीव मर्डर केस में फुल्का थानेदार सस्पेंड, ड्राइवर लाइन हाजिर। नागपुर में हुई हिंसा घटना दुर्भाग्यपूर्ण, बोले राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल। विपक्ष को कुंभ पर बोलने नहीं दिया गया, पीएम के संबोधन पर बोले राहुल गांधी। शोपिया के हब्दीपुरा में आईईडी बम बरामद, पूरे इलाके को किया गया सील। राबड़ी और मीसा भारती से चली 4 घंटे पूछताछ, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू को ईडी का सम्मन। नागपुर के हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी पुलिस, बोले एकनाथ शिंदे। सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल, 88,256 रुपए पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 1,131 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,850 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद ने बीती रात हिंसक रूप ले लिया। जी हां, महाराष्ट्र के नागपुर में महल इलाके में सोमवार रात 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, इलाके में आगजनी की गई और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। इस मसले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, खबरें हैं कि नागपुर के डीएसपी पर कुल्हाड़ी से अटैक किया गया और लोगों पर तलवारों से हमले भी किए गए। बताया जा रहा है कि ये पूरी हिंसा किसी अफवाह की वजह से हुई, जिसने बाद में भयानक रूप ले लिया। इस घटना के बाद से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर नागपुर में हिंसा कैसे भड़की, विवाद कहां से शुरू हुआ और प्रदर्शन के दौरान क्या अफवाह फैलाई गई थी। बताया जा रहा है औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को यह अफवाह फैली कि पवित्र पुस्तक को जला दिया गया है। इस दौरान नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया। बीएचपी के मुताबिक ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी, इसको लेकर तनाव बढ़ गया। इसके बाद शाम 7:30 बजे महल के चिटनिस पार्क इलाके में झड़पें हुई, जिसमें पुलिस पर पत्थर फेंके गए, जिसमें 6 नागरिक और 3 अधिकारी घायल हो गए। बाद में ये अशांति कोतवाली और गणेश पेट तक फैल गई, जो शाम को और बढ़ गई। लगभग 1000 लोग बड़े पैमाने पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल थे, जिसमें कई वाहन और घर क्षतिग्रस्त हो गए। बताया गया कि हिंसा रात 8 बजे से 8:30 बजे के बीच चरम पर थी। इसके बाद सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। हिंसा नागपुर के हंसपुरी इलाके में फैल गई, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, वाहनों में आग लगा दी। वहीं दूसरी तरफ नागपुर में रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास एक ताजा झड़प हुई, जिसके दौरान भीड़ ने कई वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान घरों और क्लिनिक में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं चश्मदीदों ने बताया कि उपद्रवियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे, उनके हाथ में तलवार, डंडे और बोतलें थीं। अचानक से सभी ने हंगामा शुरू कर दिया, घरों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इसके बाद गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने लगे और उनमें आग भी लगा दी गई। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हिंसा और दंगे पूर्व नियोजित तरीके से किए गए, किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को सीसीटीवी फुटेज में पहचान के बाद गिरफ्तार किया गया है और हिंसा के कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही इलाके में
धारा 144 लागू कर दी गई है और सभी को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने और कानून अपने हाथों में लेने की हिदायत दी गई है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई का दूसरा हफ्ता चल रहा है। वहीं आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और महाकुंभ पर चर्चा की। पीएम मोदी ने लोकसभा में महाकुंभ और भारत की संस्कृति चेतना पर अपने विचार रखे। उन्होंने महाकुंभ को देश की शक्ति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस आयोजन से भारत की संस्कृति और धार्मिक शक्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि गंगा जी को धरती पर लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। पीएम मोदी ने महाकुंभ को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भारतीय समाज की 1000 वर्षों की यात्रा के प्रतीक के रूप में जोड़ा। उनका कहना था कि महाकुंभ जैसा आयोजन ये दिखाता है कि भारत आने वाले सालों में किस तरह आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनेगा। इसके बाद उनके इस भाषण को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया और सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री के भाषण के बाद विपक्ष ने अपनी बात रखने की मांग की, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने एक तरफा भाषण दिया है और सदन में किसी को भी अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी ने मृतकों के जिक्र तक नहीं किया, जो उनके असंवेदनशील व्यवहार को दर्शाता है। इसी वजह से विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने महाकुंभ को भारत की सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन विपक्ष ने उनके भाषण में खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका मानना था कि पीएम मोदी को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि मृतकों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान दिखाया जाता। इस मुद्दे पर विपक्ष ने एकजुट होकर वॉकआउट कर दिया, जिससे सदन में हंगामा हुआ और विवाद की स्थिति पैदा हो गई। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से राज्य में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी पुलिस को न सिर्फ अपराध नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की स्वतंत्रता मिली, बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियां भी लागू की गईं। पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में बढ़ते अपराधों पर काबू पाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया, जिसके चलते 222 अपराधियों का एनकाउंटर कर ढेर किया गया, जबकि 8118 अपराधी घायल हुए और ये लगातार अभी तक जारी है। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कई काम हुए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 2017 की शुरुआत में ही कहा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश में शांति चाहिए।
जो शांति से नहीं रहना चाहते वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या उनकी जगह जेल में होगी। आपको बता दें 8 साल में पुलिस ने एनकाउंटर में 222 अपराधियों को ढेर किया। एनकाउंटर में 8,118 अपराधी घायल हुए, 20,221 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, 79,984 पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, 930 अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के साथ 182 अरब से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया। देखा जाए तो योगी सरकार की पुलिस न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभर कर सामने आई है। पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक सुधारों के कारण प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल अपराधी और माफियाओं पर शिकंजा कसा है बल्कि आम नागरिक के मन में सुरक्षा का भाव भी मजबूत किया है। योगी सरकार की पुलिस की कार्रवाई ने ये सिद्ध कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जा सकता है और अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, और हो भी रहा है वैसा ही। आज अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि योगी बाबा के कहर से वो बच नहीं पाएगा। शायद यही कारण है कि बाकी प्रदेश के सीएम भी योगी की तरह ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जाते जाते आपको एक अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। हिंदू संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार के द्वारा कब्र को नहीं हटाया जाएगा तो हम अयोध्या बाबरी मस्जिद की तरह खुद ही उसे हटा देंगे। इसके बाद से छत्रपति शिवाजी नगर में स्थिति औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल को तैनात किया गया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर माहौल उस तरह ही गर्म हो रहा है जिस तरह राम जन्मभूमि को लेकर कार सेवा शुरू होने के पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दंगे हो गए थे। हालांकि इसकी शुरुआत सोमवार को नागपुर से हो चुकी है। महाल में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़क गई। महाल के बाद देर रात हंसपुर में भी हिंसा हुई। अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसक भीड़ के हमले में 25 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। वहीं अब कब्र की आग उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने वाले को 21 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, ऐसी कब्र हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कब्र की जरूरत है तो उसे पाकिस्तान ले जाएं। जाहिर है कि कब्र की आग अभी और फैलेगी। बाबरी मस्जिद से भी ये मामला गंभीर होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, बाबरी मस्जिद से औरंगजेब की तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि औरंगजेब के हाथ भारत के कई महान गुरुओं और राजनेताओं के खून रंगे हुए हैं, यानी कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। वहीं औरंगजेब जिसने अपने माता पिता और भाइयों की हत्या कर गद्दी हत्याई, औरंगजेब कोई संत या फकीर नहीं था जिसकी कब्र का फातिया पढ़ने की मजबूरी हो। औरंगजेब का नाम हिंदुओं के मंदिर तोड़ने और हिंदू तीर्थ पर जजिया कर लगाने के लिए जाना जाता है, इसीलिए आज इसका विरोध हो रहा है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।